वेलकम टू न्यू स्विफ्ट ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ये टॉपिक जो मैंने टॉप पर डिफ़ाइन किए हैं। व्हाट इज़ एन वेरिएबल, हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। सेकंड वन इज़ व्हाट इज़ एन कांस्टेंट, हाउ टू डिक्लेयर अ कांस्टेंट, डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट, टाइप एनोटेशन, कमेंट्स, सेमीकोलंस, टाइप सेफ्टी एंड इंटरफेरेंस। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ एन वेरिएबल। वेरिएबल आर यूज टू स्टोर वैल्यूज़ इन सिस्टम मेमोरीज। सो वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स होता है यूजिंग वेर कीवर्ड, और वेरिएबल को हम कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने अभी नाम दिया नेम, तो नेम में मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ अनुज। तो जो मेरा नेम वेरिएबल है इसके अंदर स्टोर होगी मेरी स्ट्रिंग अनुज। तो इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो अभी जैसे आपने देखा तो ये अनुज प्रिंट हुआ। ओके, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट पे है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट्स आर यूज व्हेन वी नीड टू मेक एनी वैल्यू दैट शुडंट चेंज। ओके, सो हम कांस्टेंट यूज करते हैं जब हम कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं किसी वेरिएबल को, एंड वी वांट टू मेक श्योर कि उसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज ना हो। तो कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए कीवर्ड यूज होता है लेट एंड कांस्टेंट नेम, फॉर एग्जांपल एज। तो एज में अभी मैंने 35 असाइन कर दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो अभी मैं एज को प्रिंट करूँगा। तो एज में मेरी वैल्यू आई 35। तो अभी हमने देखा व्हाट इज एन कांस्टेंट एंड हाउ टू डिक्लेयर अ कांस्टेंट। सो अभी हम लोग थर्ड पॉइंट कवर करेंगे, डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि वेरिएबल को हम लोग यूज़ करते हैं वैल्यू स्टोर करने के लिए, कांस्टेंट को भी यूज़ करते हैं वैल्यू स्टोर करने के लिए। लेकिन दोनों में जो मेन डिफरेंस है ये है कि वेरिएबल को हम रीअसाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें अभी रीअसाइन कर रहा हूँ नेम के अंदर कुमार। तो अगर मैं अभी प्रिंट कराता हूँ तो मेरा नेम के अंदर आ जाएगा इस लाइन पे 23 पे कुमार। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लाइन नंबर 23 पे नेम के अंदर है कुमार और लाइन नंबर 21 पे है अनुज। तो हम वेरिएबल को रीअसाइन कर सकते हैं, उसकी वैल्यू अपडेट कर सकते हैं। बट इन कांस्टेंट वी कैन नॉट रीअसाइन और मॉडिफाई कांस्टेंट वैल्यू। तो जैसा आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे 30 असाइन किया और कंपाइलर ने एरर थ्रो किया, कैन नॉट असाइन टू वैल्यू एज इज़ अ लेट कांस्टेंट। तो यही यूज होता है कांस्टेंट का कि हम कांस्टेंट वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हम चाहते हैं कि किसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज ना हो। तो फोर्थ पॉइंट पे आते हैं टाइप एनोटेशन। तो टाइप एनोटेशन जो है वो होता है कंपाइलर को किसी वेरिएबल का टाइप बताने के लिए यूज होता है। जैसे नेम, तो नेम का मैं यहाँ पे टाइप डिफाइन कर सकता हूँ स्ट्रिंग। और आप सोच रहे होंगे कि पहले हमने स्ट्रिंग डिफाइन नहीं किया, लेकिन फिर भी ये चल रहा था। बिकॉज ये स्विफ्ट का फीचर है कि अगर आप किसी वेरिएबल का टाइप डिफाइन नहीं करते हैं तो जो कंपाइलर है वो उसको जो वैल्यू असाइन हुई है उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल का टाइप डिफाइन कर देता है इंटरनली ऑटोमेटिकली। सो हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं और ये कोड रीडेबिलिटी के लिए अच्छा होता है। जैसे कि इसका भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कमेंट। कमेंट्स आर रियली यूजफुल इन आवर प्रोग्रामिंग इन एनी लैंग्वेज टू इंक्रीज कोड रीडेबिलिटी। फॉर एग्जांपल, एक प्रोजेक्ट है जिस पर 3 डेवलपर काम कर रहे हैं, डेवलपर ए, डेवलपर बी, डेवलपर सी। तो डेवलपर ए कोई कोड करता है तो डेवलपर ए को पता है कि उस कोड का ऑब्जेक्टिव क्या है और वो किस लिए कोड किया गया है। सेम डेवलपर बी कोई कोड करता है तो डेवलपर बी को पता है उस कोड का यूज़ क्या है और वो किस लिए किया गया है। डेवलपर सी कोई कोड करता है तो डेवलपर सी को पता है कि उस कोड का क्या यूज़ है और वो किस लिए लिखा गया है। लेकिन प्रॉब्लम
तब आनी शुरू होती है जब तीनों डेवलपर अपना कोड कमिट कर देते हैं वर्जन कंट्रोल पे और पुल लेते हैं। तो जो डेवलपर ए है, जब उसके पास डेवलपर बी और डेवलपर सी का कोड आता है अपडेट होने के बाद, तो डेवलपर ए को नहीं पता होता कि डेवलपर बी या डेवलपर सी ने जो कोड लिखा है उस कोड का यूज़ क्या है और वो क्यों लिखा गया है। सेम डेवलपर बी को नहीं पता होता कि डेवलपर ए और सी ने जो कोड किया है उसका यूज़ क्या है और वो क्यों लिखा गया है। सेम डेवलपर सी के लिए। और एक केस और भी होता है कि लेटर ऑन कोडिंग करने के बाद प्रोजेक्ट लाइव हो जाता है और आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ और 4 मंथ उस कोड में कुछ अपडेट करने होते हैं या कुछ क्लाइंट रिक्वायरमेंट आती है चेंज करने के लिए। तो जो अगर सेम डेवलपर भी 2-3 महीने बाद कोड को ओपन करता है तो उसको भी रिकॉल करने में प्रॉब्लम होती है कि ये कोड मैंने किस लिए लिखा था। तो उस पर्पज़ के लिए कमेंट्स आर रियली यूज़फुल। तो इन स्विफ्ट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टी लाइन कमेंट्स। तो सिंगल लाइन कमेंट्स लिखने का सिंटैक्स होता है डबल / और फिर सेम लाइन में हम जो भी लिखेंगे वो कंपाइलर द्वारा इग्नोर हो जाता है। और अगर मैं नेक्स्ट लाइन में लिखूँगा तो कंपाइलर एरर थ्रोन करेगा, कैन नॉट फाइंड दिस इन स्कोप बिकॉज इट्स अ सिंगल लाइन कमेंट। तो आप सेम लाइन में जो भी लिखेंगे वो कंपाइलर द्वारा इग्नोर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ कमेंट इज़ मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंटैक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें मल्टी लाइन्स में बहुत सारा कोड लिखना होता है या बहुत सारे कमेंट्स लिखने होते हैं और कुछ पार्ट कमेंट करना होता है। वहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट्स हमारे यूज़फुल होते हैं और वो कंपाइलर द्वारा इग्नोर कर दिए जाते हैं। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सेमी कोलन्स। तो इन स्विफ्ट सेमी कोलन्स आर ऑप्शनल इफ़ यू डिफाइन अ सिंगल वेरिएबल और स्टेटमेंट इन अ लाइन, but when you declare more than one variable or statements in a single line, then comments semicolons are required. For example, हम प्रोग्रामिंग से देखते हैं, नेम नहीं लेते, नेम पहले लिया है। तो फर्स्ट नेम में मैंने असाइन किया अतुल, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इसमें एक सेकंड वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा तो अभी 1 मिनट पहले हम देख लेते हैं, ये एरर हटनी चाहिए यहाँ से, ये एरर चली गई है। तो अभी सेकंड वेरिएबल मैं कर देता हूँ लास्ट नेम, तो प्रॉब्लम अब शुरू होगी। अब जब हमने एक लाइन में एक से ज़्यादा वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं, तो जैसा आप कलर से भी देख सकते हैं लास्ट नेम ब्लैक है। तो consecutive स्टेटमेंट ऑन अ लाइन मस्ट बी सेपरेटेड बाय सेमी कोलन। सो अगर हम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स और स्टेटमेंट इन अ सिंगल लाइन डिक्लेयर करते हैं तो कमेंट्स आर मैंडेटरी आफ्टर ईच स्टेटमेंट। ओके, अगर मैं इसको नेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ तो इट्स ऑप्शनल, इट्स ऑल अप टू यू, you want to use or not. Generally, people don't use semicolon if they declare single variable or statements in a single line. Okay, so next point पर चलते हैं, type safety and type interference। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो स्विफ्ट है वो एक टाइप सेफ लैंग्वेज है, और टाइप सेफ लैंग्वेज से मतलब क्या है वो हम प्रोग्रामिंग से देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नेम दिया जेंडर, और जेंडर में मैंने असाइन किया मेल, तो मेल असाइन हो गया, नो प्रॉब्लम। अभी मैं इस जेंडर में फिर से स्ट्रिंग ही असाइन करूँ तो देन नो प्रॉब्लम, देन शुड बी नो प्रॉब्लम। जैसे कि आप देख रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ना असाइन करके इंटीजर या डबल या कुछ भी असाइन करता हूँ, तो देन कंपाइलर थ्रोन एन एरर कैन नॉट असाइन वैल्यू ऑफ टाइप इंट टू टाइप स्ट्रिंग। मतलब कि स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल को इंटीजर असाइन नहीं कर सकते। दिस इज सेफ्टी चेकिंग बाय कंपाइलर and this is the safety feature of Swift, because
when we do coding, so it is better then such type of error should catch at the compile time. ओके, सो हम वाइस वर्सा भी करके देख सकते हैं. अगर हम जेंडर में असाइन कर देते हैं कि इंटीजर, और इफ़ आई वांट टू असाइन अ स्ट्रिंग टू इंटीजर टाइप वेरिएबल, then it should throw an error. Cannot assign value of type string to type int. तो this is type safety feature of Swift. ओके, टाइप इंटरफेरेंस हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हम अगर नहीं असाइन करते, मतलब नहीं डिफाइन करते उसका टाइप, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन वैल्यू असाइन टू इट उसका टाइप डिफाइन कर देता है ऑटोमेटिकली. सो ये हमारे फर्स्ट ट्यूटोरियल में टॉपिक्स थे जो हम लोगों ने कवर्ड किए हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक में हम और टॉपिक कवर करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.